बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नॉवल रीडर साहब। कैसे हैं आप सब लोग? नॉवल आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम जो नावल पढ़ेंगे वो है आँखों में मेरे ख्वाब सजा लो। ये नादिया फ़ातिमा रिजवी का एक शॉर्ट नावल है। बहुत खूबसूरत बड़ा प्यारा सा नावल है ये। थोड़ा सा विलेज बेस्ड भी है। फिर वो जो हीरो है वो उधर से मूव करके अपने बाप के पास शहर चला जाता है, तो उसी के गिर्द ना ये सारी सिचुएशन है। बहुत मज़े की स्टोरी है, बड़ी डिफरेंट सी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आँखों में मेरे ख्वाब सजा लो बाय नादिया फ़ातिमा रिजवी। अब इस मौजू पर मज़ीद बात नहीं होगी। हाशिर हाथ उठाकर कतियत भरे अंदाज में बोला, देखो बच्चे, वो तुम्हारा बाप है। सुरैया बेगम उसका बेलचक अंदाज देखकर कदरे लजाजत से बोली, बाप, वो बाप जिसने कभी पलट कर अपने बेटे की खबर नहीं ली कि वो जिंदा है या मर गया। हाशिर इस्तेहज़ाई अंदाज में हुंकारा भरते हुए तल्खी से बोला, हाशिर, मरें तेरे दुश्मन। सुरैया बेगम दहलकर बोली, ठीक है, अगर तू नहीं जाना चाहता तो मत जा, लेकिन ज़रा ये तो सोच के इस फैसले से तेरी माँ की रूह को कितनी तकलीफ़ होगी। सुरैया बेगम ने आखिरी हरबा आजमाया जो खासा कारगर साबित हुआ। उफ नानी, ये अम्मा की रूह को क्यों तकलीफ़ होगी? हाशिर झुंझला सा गया। अम्मा को उनकी तरफ से कौन सा सुख मिला? हमेशा तकलीफ़ें ही दी। और फिर मेरे साथ क्या किया? अपने इकलौते बेटे से एक बार भी कभी मिलने नहीं आई। अगर उनकी माँ ने उनकी शादी उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ की थी तो इसमें मेरा और अम्मा का क्या कसूर था? अपना सगा बेटा होने के बावजूद उन्होंने अपना सारा प्यार उस लेपालिक बेटी पर निछावर कर दिया। हमेशा मुझे अपनी मोहब्बत और शफ़क़त की छाँव से दूर रखा, और अब जब उन्हें अपनी ज़िंदगी की सातें घटती हुई महसूस हो रही हैं तो मैं याद आ गया। वो ज़हरखंद लहजे अंदाज में बोलता चला गया। लहजे से महरूमियाँ छलक रही थी। सुरैया बेगम खामोश सी हो गई। हाशिर की शिकायतें बजा थी। वो उनकी इकलौती बेटी सोबिया का इकलौता बेटा था, जिसकी शादी उन्होंने अरमान मसूद से कर दी थी। अरमान मसूद एक वेल एजुकेटेड और आज़ाद ख्याल के इंसान थे। उन्हें अपनी मैट्रिक पास सीधी सादी बीवी कभी पसंद नहीं आई। वालिदैन के दबाव में आकर उन्होंने सोबिया से शादी तो कर ली थी, लेकिन उसे कभी अपनी बीवी तस्लीम नहीं किया। शौक़मई किस्मत के अरमान मसूद के वालिदैन एक कार हादसे में इंतकाल कर गए तो अरमान मसूद को खुलकर अपने मनमानी करने का पूरा मौका मिल गया। एक बहन जो उनसे बड़ी थी वो अपने शौहर के साथ फ्रांस में मुकीम थी। अरमान मसूद की ज़िंदगी में वो कोई मुदाखलत नहीं करती थी। अरमान मसूद ने वालिदैन के वफ़ात के कुछ ही अरसे बाद सोबिया को उसके वालिदैन के पास गांव वापस भेज दिया और ख़ुद अमेरिका चले गए, जहां उनकी मुलाकात उनके आइडियल के मुताबिक आलिया से हुई। आलिया खूबसूरत और तरहदा लड़की थी। अपने पहले शोहर से उसकी बनी नहीं थी, लिहाजा उसने उसे तलाक दे दी थी। अलबत्ता औलाद कोई नहीं थी। आलिया भी अरमान मसूद की पर्सनालिटी से मुतासिर हो गई थी। फिर दोनों जल्द ही रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। बाद में अरमान मसूद पर यह उक्दा खुला कि आलिया कभी माँ नहीं बन सकती। इसी कारण उसे तलाक भी हुई थी। लेकिन आलिया सोबिया की तरह कोई सीधी सादी लड़की नहीं थी जिससे अरमान मसूद अपनी जान छुड़ा लेते। वो पूरी तरह से आलिया की मुट्ठी में थे। आलिया बेगम ने अपनी बहन की बेटी रिमशा को अडॉप्ट कर लिया था और अरमान मसूद को भी इस बात पर राज़ी कर लिया था कि वह रिमशा को ही अपनी हकीकी बेटी समझे। अरमान मसूद 10 साल अमेरिका में रहे और इस तवील अरसे में उन्होंने एक बार भी सोबिया के बारे में जानने की ज़रूरत महसूस नहीं की। वो अब तक उनकी बीवी थी, क्योंकि उन्होंने अपने वालिदैन के फ़ैसले का बस इतना पास रखा था कि सोबिया को तलाक नहीं दी थी, और ख़ुद सोबिया भी तलाक नहीं लेना चाहती थी। 10 साल बाद जब वो वापस वतन अपना बिज़नेस सेट करने की गर्ज से आए तो एक दिन उन्हें अपने ससुर का ख़त मौसूल हुआ, जिसमें सोबिया की वफ़ात की खबर के साथ साथ एक इंतहाई खुशकुन खबर भी थी। सोबिया ने 9 साल पहले उनके बेटे को जन्म दिया था। सोबिया की मौत की खबर सुनकर अरमान मसूद पहली बार सख्त नादिम हुए। अपनी कजदाइयाँ और बेतनाइयाँ जो उन्होंने सोबिया जैसी मासूम लड़की के साथ रवा रखी थी उन्हें बेसाख्ता याद आई। पछतावों के नाग अब उन्हें आकर डसने लगे थे। वो अपने बेटे को जल्द अज जल्द अपने पास बुलाना चाहते थे, लेकिन जब ये सब आलिया बेगम के इल्म में आया तो वह सख्त आग बगोला हो गई और अरमान मसूद से बहुत लड़ी। उन्होंने साफ साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि अगर उन्होंने अपने बेटे से किसी भी किस्म का राब्ता रखा तो वो रिमशा को लेकर उनकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल जाएंगी। अरमान मसूद मजबूर से हो गए, क्योंकि 5 साल रिमशा से वह बहुत मोहब्बत करते थे और उसे अपनी हकीकी बेटी ही समझते थे, लिहाजा चुपचाप आलिया की बात मान गए। माहों साल वक्त की गोद में तेज़ी से गिरते चले गए। रात
दिन रात की आंख मचोली ने अरमान मसूद पर बुढ़ापा तारी कर दिया था, जबकि रमशा 22 साल की खूबसूरत दोशीज़ा के रूप में सामने थी। पिछले साल आलिया अपने खाल के हकीकी से जा मिली थी। अरमान मसूद अपने बेटे से मिलने की तड़प में अंदर ही अंदर सुलग रहे थे। अब सामने कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन वो इतने सालों बाद आखिर किस मुँह से अपने बेटे के पास जाते। वो उससे बेहद शर्मिंदा थे। बारहा उन्होंने अपने बेटे से मिलने की कोशिश की, लेकिन फिर हिम्मत नहीं कर पाए। उनके कान पापा सुनने को तरस गए थे। रिमशा हमेशा उन्हें अंकल ही कहती थी, क्योंकि उसके वालिदैन ज़िंदा थे और रिमशा अक्सर उनसे मिलने अमेरिका जाती थी। फिर एक दिन जब उन्हें हार्ट अटैक हुआ तो सब कुछ भूल भाल कर उन्होंने अपने बेटे को बुला भेजा। वो चाहते थे कि उस दुनिया से जाने से पहले कुछ अरसा वो अपने बेटे के साथ गुजार लें, और फिर वो उनकी जायदाद का वारिस भी तो था। वो चाहते थे कि उनका बेटा उनका बिज़नेस आकर संभाल ले, जो उनके बीमार होने के बाद उनके वफ़ादार मैनेजर शाकिर साहब और रिमशा संभाले हुए थे। रिमशा बिज़नेस मैनेजमेंट की डिग्री हासिल करने वाली थी। जब से हाशिर ने होश संभाला था, अपनी माँ को चुपके सरजाई के लिए आंसू बहाते देखा था, जिसकी आंखें हमावक्त दरवाजे की चौखट पर लगी रहती थीं कि शायद किसी दिन उसका शौहर उसे लेने आ जाए। वो तो नहीं आया, लेकिन मौत का फरिश्ता उस पर तरस खाकर उसका इंतज़ार ख़त्म करने चला आया। हाशिर को अपने बाप के नाम से भी नफरत थी। वो अपने नाना नानी की मोहब्बत भरी चाव में परवान चढ़ा था। दोनों मामू मामानियाँ भी उसे बहुत प्यार करती थी। वो अपने गांव में बड़ी मस्त ज़िंदगी गुजार रहा था कि एक दिन उसका सारा सुकून और इत्मीनान रुखसत हो गया जब अरमान मसूद का ख़त आया। देख पुत्र, वो तेरा बाप है, तो जितना भी इनकार कर ले, लेकिन ये हकीकत है कि तो उसका खून है। एक बार जाकर मिल ले, फिर भले वापस आ जाना। नाना ने उसे रसानियत से समझाते हुए बोले, लेकिन वो एक बार फिर हत्थे से उखड़ गया। मैं अब आप लोगों के लिए शायद बोझ बन गया हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से कहीं और चला जाऊँगा। वो नाराज़गी से बोला। बेवकूफ़ हो गया है तू पगले, वो तेरा बाप है, अपने किए पर पछता रहा है। तू भी अपने बाप को माफ़ कर दे। अब्राहम मामू बोले। मामा तुम भी शुरू हो गए। हाशिर की इब्राहिम मामू से काफ़ी दोस्ती थी। दोनों के दरमियान सिर्फ 7 साल का फ़र्क था। देखो हाशिर, उस शख्स ने हमारी बहन के साथ बहुत ज़्यादतियाँ की थी, लेकिन फिर भी तेरी अजीम माँ मरते वक्त उसे अपनी हर तकलीफ़ माफ़ कर गई थी। जब तेरी माँ ने उसे माफ़ कर दिया तो तुझे भी उसे माफ़ कर देना चाहिए। और फिर माफ़ी तो अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा फ़ेल है। अपनी खातिर ना सही, अपने रब और अपनी माँ की खुशी की खातिर माफ़ कर दे। आबिद मामू से नरमी से समझाते हुए बोले। हाशिर जवाब में कुछ नहीं बोला। हाशिर, ये वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। ये बर्फ़ के टुकड़े की तरह तेरी मुट्ठी से कतरा कतरा होकर उतनी खामोशी से तेरी मुट्ठी को खाली कर जाएगा कि तुझे एहसास तक ना होगा। फिर सवाए इस तरह वो पछतावे के तेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। नाना संजीदगी से बोले तो यकलख्त हाशिर का दिल बोझल सा हो गया। मेरी माँ ने मेरे बाप के हाथों कितनी अजियतें उठाईं, जिन्होंने मुझे हमेशा अपनी मोहब्बत अपनी शफ़क़त से दूर रखा। बाप के ज़िंदा होते हुए भी मैंने अपने आप को एक यतीम समझकर ज़िंदगी गुजारी। मैं ये सब अजियतें, ये तकलीफ़ें कैसे एक पल में भुला दूँ। हाशिर की आवाज़ बोलते बोलते रंज सी गई। कुछ देर को कमरे में सकूत सा फैल गया। सुरैया बेगम अपनी बेटी को याद करके आबदीदा सी हो गई। हम ये नहीं कह रहे कि तुम गलत हो, लेकिन गुजरी बातों को भुलाया भी तो जा सकता है। चलो तुम उन्हें माफ़ मत करो, लेकिन एक बार जाकर मिल तो लो। वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। क्या तुम भी इतने कठोर हो कि जिस तरह तुम्हारी माँ को तुम्हारे बाप ने इंतज़ार के जहरीले कांटे दिए, तुम भी वही जहरीले कांटे अपने बाप को दो। इब्रार मामू जज्बाती अंदाज में बोले तो हाशिर ने बेहद चौंक कर उन्हें देखा। इब्रार बिल्कुल ठीक कह रहा है। सलमा मानी ने भी तायीद की। फिर न जाने कौन सी कुव्वत के ज़ेर असर हाशिर ने अपने आप को कहते सुना, मैं कुछ दिनों के लिए पापा के पास चला जाऊँगा। जबकि कमरे में बैठे तमाम नफूस हाशिर की इस बात पर हैरत और खुशी के साथ उदासी की कैफियत में घिर गए। वसी और इस पुरतईश ड्राइंग रूम में बैठा वो अरमान मसूद का इंतज़ार कर रहा था। अभी कुछ देर पहले मुलाजिम उसे यहाँ बिठाकर अंदर चला इतला देने गया था। कुछ देर बाद एक बावकार मगर कमज़ोर सा शख्स अंदर दाखिल हुआ, जिसे देखकर हाशिर फ़ौरन अपनी जगह से उठा था। और अरमान मसूद की चूँकि उसने तस्वीर देख रखी थी, लिहाजा वो फ़ौरन उन्हें पहचान गया। जबकि ना जाने कौन से एहसास के तहत अरमान मसूद अपने सामने खड़े उस खूबरू नौजवान को देखकर कपकपा से गए। तुम सोबिया के बेटे हो ना? अरमान मसूद लरसती आवाज़ में बोले। बेपाया मुसर्रत और इंबसात से वो बमुश्किल अपनी खुशी पर काबू पाए उसे प्यासी निगाहों से देख रहे थे, जबकि हाशिर उनके सिर्फ सोबिया के बेटे कहने पर बुझ सा गया। फिर अगले ही पल अरमान साहब ने उसे गले लगा लिया। हाशिर बेहिस्सा उनके शाने से लगा खड़ा रहा। थैंक यू बेटा, तुम मेरे पास आ गए। अरमान साहब उसे अपने सीने से अलग नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन मजबूरन उसे अपने आप से अलहदा करते हुए बोले, जबकि हाशिर हुनूस खामोश खड़ा रहा। फिर उन्होंने मुलाजिम को आवाज़ दी तो वो मुलाजिम की हिमायत में अपने कमरे में आ गया, जो तमाम लग्जरी चीज़ों से मुज़य्यन इंतहाई शानदार था।
हाशिर कमरे की इतनी आला सजावट देखकर तल्खी से मुस्कुरा दिया। बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा बिजनेस संभालो, फिर ये सब तुम्हारा ही तो है। अरमान साहब इंतहाई खुशी से रात के खाने पर कह रहे थे। जवाबन हाशिर ने उन्हें जिन सर्द निगाहों से देखा था, उसने उन्हें शर्मिंदगी और खफत के गहरे समंदर में धकेल दिया। मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को बहुत दुख दिए हैं बेटा। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, वो नदामत से टूटे फूटे लहजे में बोले, जबकि हाशिर ने इंतहाई ज़ब्त से अपने होंठ भींच लिए। और तुम मेरे पास नहीं रहना चाहते तो मैं तुम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। तुम जो भी फ़ैसला करोगे वो मुझे मंजूर होगा। हेलो अंकल, निस्वानी आवाज़ पर दोनों ने ही चौंक कर दाखिली दरवाजे की जानिब देखा। हेलो बेबी, अरमान साहब मुस्कुराकर बोले, जबकि हाशिर तो भौंचका सा बैठा सामने खड़ी उस शख्सियत को देखता रह गया। डीप रेड कलर के टाइट टॉप जिसकी आस्तीनें नदारत थी, उस पर ब्लैक कलर का ट्राउज़र पहने जो टखनों से कुछ ऊंचा था, ऊंची हील की सैंडल बजाती हुई जब मेज़ के करीब आई तो हाशिर को जैसे होश आया। दूसरे ही लम्हे उसने अपनी निगाहें झुका ली। अरमान साहब के बताने पर रिमशा इंतहाई खुशदिली से बोली, तो ये है आपका बेटा हाशिर। हेलो हाशिर, मेरा नाम रमशा है। ये कहकर उसने इंतहाई दिलनशीन अंदाज में अपना हाथ आगे बढ़ाया तो हाशिर हड़बड़ा सा गया। अस्सलाम वालेकुम। हाशिर हनूज निगाहों को झुकाए उसका हाथ नज़रअंदाज करते हुए बोला। रमशा उसके इस अंदाज पर थोड़ा हैरान हुई, फिर अगले पल मुस्कुराकर कुछ शरारत से बोली, अंकल आपका बेटा हैंडसम होने के अलावा कुछ शर्मीला भी है। बादामी कलर के शलवार सूट में डार्क ब्राउन बाल और ब्राउन ही आंखों वाला हाशिर रमशा के हर अंदाज पर हैरान हो रहा था। ओके हाशिर, हम कल बात करेंगे, इस वक्त तो मैं बहुत थकी हुई हूँ, वो इंतहाई दोस्ताना अंदाज में बोली। और अंकल आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं इसे सब कुछ सिखा दूंगी। आप देखिएगा कुछ दिनों में ही ये गांव का मुंडा एकदम शहरी बाबू बन जाएगा। वो एकदम जाते जाते पलट कर अरमान साहब से खिलखिलाकर बोली तो अरमान साहब बुरी तरह सटपटा गए। तुम डिनर नहीं लोगी? वो बात टालने की गर्ज से बोले। अंकल मैं शहला की बर्थडे पार्टी से डिनर करके आई हूँ। वैसे तुम कितना पढ़े हुए हो? वो एक बार फिर उसकी तरफ मतवज्जह हुई। हाशिर को उस लड़की से सख्त उलझन हो रही थी जो इंतहाई ऊटपटांग बोले जा रही थी। अभी वो कुछ बोलने ही वाला था कि वो फिर से बोल पड़ी, मैट्रिक वगैरह तो किया हो है? ओफ ये रिमशा इतना क्यों बोलती है? अरमान साहब दिल में बोले, जबकि हाशिर मुंह उठाए उस लड़की को देखे गया जिसकी ज़बान बिना किसी फुल स्टॉप के तेज़ गाम की तरह चल रही थी। तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। वो उसके कंधे पर हल्का सा हाथ मारते हुए खुद ही बोली और खटखट करती चली गई। वो बेटा दरअसल रिमशा की परवरिश काफ़ी आज़ादाना माहौल में हुई है, तो अरमान साहब इंतहाई शर्मिंदा होकर फ़कत इतना ही बोल सके। वो बखूबी जानते थे कि हाशिर सोबिया जैसी बाहया व बाकिरदार औरत का बेटा है। यकीनन रमशा का ये रूप उसे कतन पसंद नहीं आया होगा। फिर अगले ही पर हाशिर सर झटक कर खाने में मसरूफ़ हो गया। हेलो हाशिर क्या कर रहे हो? रमशा अपने मखसूस अंदाज में बोलती अंदर दाखिल हुई। टीवी देखते हाशिर ने निगाह उठाकर उसे देखा तो महज हुंकारा भर के रह गया। आज भी वो मॉडर्निज्म के नाम पर बेबाकी के तमाम हथियारों से लेस उसके सामने खड़ी उससे इस्तफसार कर रही थी। देख नहीं रही, मैच देख रहा हूँ। ये कहते हुए हाशिर के लहजे में खुद ब खुद तलखी आ गई। उसे बेसाख्ता आबिद मामू की बेटी गज़ल याद आ गई जो कभी खुले सर भी उसके सामने नहीं आई थी। ब्लू जीन्स पर पिंक कलर की स्किन टाइट शर्ट पहने वो फ्रेश सी बिल्कुल उसके सामने बैठ गई, जबकि हाशिर हुनूस टीवी पर निगाहें टिकाए हुए बैठा था। सुनो, ये तुम हर वक्त शलवार कमीज़ क्यों पहने रहते हो? रमशा ने एतराज़ का नुक्ता उठाया। उफ ये लड़की तो गूंद की तरह चिपकती चली जा रही है। हाशिर ने इंतहाई उलझ कर सोचा। रमशा का इतना अपनायत भरा अंदाज देखकर वो मुतहैयर भी था। आखिर को वो अरमान मसूद की जायदाद का वारिस बनकर आया था। वो तो समझ रहा था कि रमशा उसे हसद करेगी, उसका यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं करेगी, लेकिन इन बातों से कत्ते नज़र उसका अंदाज़ बिल्कुल मुखलिस दोस्तों की तरह था। चलो ऐसा करते हैं, शॉपिंग करने चलते हैं। रमशा की आवाज़ पर वो जैसे अपनी सोचों से बाहर आया। नहीं मेरा मूड नहीं है, वो काफ़ी रुखाई से बोला, लेकिन अगले ही पल बुरी तरह सटपटा गया। रमशा उसका बाजू पकड़कर उसे उठाने की कोशिश करने लगी। हाशिर फ़ौरन उठ जाओ वरना मुझे उठाने के और भी तरीके आते हैं, वो धमकिया मेज़ लहजे में बोली तो हाशिर स्प्रिंग की माने उछलकर खड़ा हो गया कि मुबादा रमशा अपने कहे पर अमल ही कर डाले। रमशा आप क्या लगा रखा है? मुझे सिर्फ तुम कहकर मुखातब करो, मैं तुम्हारी दोस्त जो हूँ। हाशिर को इस सख्त बात कहकर उसे बाज रखना चाहता था, लेकिन रमशा उसका जुमला काटकर इंतहाई सादगी से बोली। उस समय हाशिर ने बगौर उसके सभी चेहरे को देखा जहाँ उसे मासूमियत और बेपरवाही के अलावा कोई और रंग नज़र नहीं आया। वो वाकई इतनी मासूम है या फिर बनने की कोशिश कर रही है? कहीं ये मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रही? हाशिर ने उलझकर सोचा। शॉपिंग सेंटर जाकर रमशा ने उसके लिए ढेर सारी चीज़ें ख़रीद डाली। जीन्स, शर्ट्स,
सूट, टाई, मर्दाना परफ्यूम्स और ना जाने क्या क्या। वो तो बस उसके पूछने पर सिर्फ मुँह ही करता रहा। हाशिर, तुम्हें ड्राइविंग करनी आती है? शॉपिंग के बाद वापसी में जब वो डिनर करके लौट रहे थे तो रिमशा ने उससे इस्तफसार किया। हाशिर ने रुख मोड़कर उसकी जानिब सवालिया निगाहों से देखा। मेरा मतलब है तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? अपने तई वो समझी कि हाशिर को ड्राइविंग का मतलब नहीं आता। हाशिर अंदर ही अंदर बुरी तरह कलस कर रह गया। ये मोहतरमा मुझे बिल्कुल जाहिल और अपने आप को अफलातून समझती हैं, उसने जलकर सोचा। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी। उसने अपना हमेशा बोले जाने वाला जुमला दोहराया। उस समय हाशिर का दिल चाहे उस लड़की का गला दबा दे, लेकिन खुद पर जब्त किए बैठा रहा। दूसरे दिन वो उसे ब्लैक जीन्स पर ब्लैक ही टी शर्ट पहनने पर मजबूर कर रही थी, जो उसे तोन करहन पहनना पड़ी। अरे हाशिर, तुम कितने स्मार्ट लग रहे हो। रिमशा के इस जुमले पर वो थोड़ा सा झीम सा गया। रिमशा उसे अपने साथ ऑफिस लेकर गई और वहाँ के तमाम स्टाफ से उसका तारुफ करवाया। ये आपके नए बास मिस्टर हाशिर अरमान, जो मिस्टर अरमान मसूद के बेटे हैं। अब आप लोग इनके अंडर काम करेंगे। हाशिर उसे देखता ही रह गया। वो तो उस लड़की से नफरत करना चाहता था, शदीद नफरत, जो उस औरत की भांजी थी जिसने उसकी माँ की तमाम खुशियों को छीन लिया था और उसके बाप ने अब सगा बेटा होने के बावजूद उस लड़की पर अपनी तमाम मोहब्बतें लुटाई थी, लेकिन वो तो उसे नफरत करने का कोई मौका ही नहीं दे रही थी। रमशा उसे छोटे मोटे काम समझाती रही। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। रमशा थकी थकी सी बोली तो यकलख्त हाशिर के होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। वो उसे हर बात ऐसे समझा रही थी जैसे वो कोई कूड़ मगज़ बच्चा हो। उसका थकना तो लाजमी ही था, जबकि हाशिर ये सब पहले जानता था। वो कोई अनपढ़ जाहिल लड़का नहीं था, बल्कि जामशोरो यूनिवर्सिटी से उसने इकनॉमिक्स में मास्टर्स की डिग्री ले रखी थी। उसके अलावा कंप्यूटर के भी मतअद्दिद कोर्सेज किए हुए थे। तुम्हारी मुस्कुराहट तो बहुत अच्छी है, मुस्कुराते रहा करो। रमशा की उस बात पर वो बेसाख्ता लब भींच गया तो वो खिलखिलाकर हंस दी। हाशिर, अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करो, ऐसा कैसे चलेगा? रिमशा उसके करीब आकर नासेहाना अंदाज में बोली तो हाशिर एक बार फिर उसकी लाइल्मी और बेवकूफ़ी पर मुस्कुरा दिया, लेकिन अब की बार रिमशा ने अपने होंठों को भींचा था। हाशिर की मुस्कुराहट ने आन वाहिद में उसके दिल को अपनी जानिब माइल कर लिया था। रिमशा के लिए अपनी बदलती कैफियत हैरान कुन की थी। अरे बेटा तुम, हाशिर को अपने कमरे में आता देखकर अखबार भी नहीं करते, अरमान मसूद खुशी से बोले। वो मैं दरअसल उसे खुद अपने आने का जवाब समझ में नहीं आया। तुम खड़े क्यों हो, यहाँ बैठो। वो अपने बेड पर उसके लिए जगह बनाते हुए बोले तो वो उनके करीब जाकर बैठ गया। ऑफिस में पहला दिन कैसा गुजरा? वो इंतहाई हलावत भरे लहजे में बोले। ठीक ही गुजरा वो पापा। ये रिमशा, हाशिर कुछ सोचकर फ़कत इतना ही बोला, बेटा रिमशा पहले ही कह चुकी है कि उसे इस बिज़नेस में कुछ नहीं चाहिए। वो तो इतनी नेक और सादा दिल लड़की है कि खुद कहती है कि मेरी जायदाद का असल वारिस सिर्फ हाशिर है। अरमान मसूद ना जाने क्या समझे थे, जल्दी से रिमशा की सफाई पेश की। पापा, अगर आप उसे अपनी जायदाद में से हिस्सा देते हैं तो मुझे क्यों एतराज़ होगा? वो आपकी बेटी है, आपका जो दिल चाहे उसे दीजिए। हाशिर आसानियत से बोला तो अरमान साहब बेतहाशा खुश हो गए। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, आखिर को तुम सोबिया जैसी अजीम औरत के बेटे जो हो। वो जोश बसात से लिब्रेज लहजे में बोलते यकदम हाशिर को देखकर खामोश से हो गए, जिसके बंद होठ उस समय ये सवाल कर रहे थे कि अगर इतनी ही अजीम औरत थी तो उसे छोड़कर क्यों गए। हाशिर बाप की शर्मिंदगी को महसूस करके बातों का रुख दूसरी जानिब मोड़ गया। उस रात दोनों बाप बेटे ने ढेर सारी बातें की, जबकि किसी काम के लिए अरमान साहब की कमरे में आती रमशा दोनों को इतना मगन देखकर एक पल को झटकी, फिर दूसरे ही पल वो आसूदगी से मुस्कुराती हुई वापस पलट गई। हाशिर बहुत जल्द ही तमाम बातों को समझ गया था। शाकिर साहब जो बहुत वफादार मैनेजर थे, उन्होंने हाशिर की बहुत मदद की थी। अरमान साहब को जब पता चला कि उनका बेटा इकनॉमिक्स में मास्टर्स है तो बहुत खुश है, जबकि रमशा अभी भी इस हकीकत से नावाकिफ़ थी क्योंकि वो 15 दिन के लिए अपने वालिदैन से मिलने शिकागो गई हुई थी। मसरूफियत के दिनों में जब हाशिर को रमशा की कोई बात याद आती तो बेसाख्ता उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल जाती। पागल लड़की, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाकर रह जाता। रमशा वापस आ चुकी थी और उसकी ये सब कारकर्दगी देखकर सख्त हैरान थी। वो कंप्यूटर पर झुका कोई काम कर रहा था। एकदम कोई नॉक करके अंदर आया। हाशिर ने मसरूफ़ सी निगाह दरवाजे की जानिब उठाई तो लम्हा भर को साकत सा रह गया। रात के इस पहर रमशा का इसके कमरे में आना, वो भी इस बेहुदा लिबास में, हाशिर को परेशान कर गया। हाशिर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इकनॉमिक्स में मास्टर्स हो? वो काफ़ी नाराज़गी से बोलती हुई उसके करीब आई। अपना यूँ बेवकूफ़ बन जाना उसे बहुत बुरा लगा। तुमने मौका ही कब दिया था कि मैं तुम्हें कुछ बताता? ये कहकर वो दोबारा कंप्यूटर की तरफ मतवज्जा हो गया। इशारा था कि अब वो कमरे से चली जाए, लेकिन ये क्या? रिमशा उसके कंधे पे हाथ रखकर कदरे झुककर उसका काम देखने लगी, जबकि इस समय हाशिर को लगा जैसे उसके ज़ब्त की तनाबें अब टूटने लगी हैं। रिमशा, तुम अभी और इसी वक्त मेरे कमरे से चली जाओ और प्लीज़ आइंदा ये बेहुदा लिबास पहनकर मेरे सामने मत आना। अपने कंधे पर धरा उसका हाथ तेज़ी से हटाते हुए वो इंतहाई रुखाई से बोला,
क्यों चली जाऊँ तुम्हारे कमरे से? मैं तुम्हें क्या खा जाऊँगी? और जिसे तुम बेहुदा लहबास कह रहे हो वो स्लीपिंग गाउन है जो सभी पहनते हैं। वो अपने ऑफ वाइट कलर के महीन से गाउन पर नज़र डालते हुए चटक कर बोली। वो लड़की जिसकी परवरिश इंतहाई आज़ाद खतूत में हुई हो, जिसने अपनी उम्र का आधा हिस्सा अमेरिका के बेबाक माहौल में गुजारा हो, वो भला कैसे जानती होगी कि एक तन्हा औरत का एक मर्द के साथ रात के इस खतरनाक पहर में एक कमरे में रहना कितनी बड़ी तबाही ला सकता है। वो ये भी नहीं जानती थी कि अपने इस कातिल रूप में वो किसी को भी होशो हवास से बेगाना कर सकती है। तुम समझती क्यों नहीं? हाशिर ज़िद छो उठा। चलो मैं नहीं समझती तो तुम समझा दो, वो भी दूबदू बोली। रिमशा बेहतर है तुम जल्द समझ जाओ, वरना मुझे डर है कि कहीं अपनी सादगी के हाथों तुम कोई बड़ा नुकसान ना कर बैठो, वो दिल में बोला, जबकि रिमशा उससे खफा होकर कमरे से बाहर चली गई। पूरा एक दिन वो उससे खफा रही, फिर दूसरे दिन खुद ही अपनी नाराज़गी ख़त्म करके उससे दोबारा बातचीत शुरू कर दी। हाशिर उसकी सादा फितरत से मुतासिर हो गया। वो वाकई बहुत मुखलिस और मासूम लड़की थी। एक सुबह अचानक ही नाना और अब्रार मामू उससे मिलने चले आए। हाशिर बेतहाशा खुश हो गया। मामा तुम सबको अपने साथ क्यों नहीं लाए? हाशिर इब्रार मामू से बोला। हम तो तुझे देखने आए थे कि तू खुश तो है। इब्रार मामू मुस्कुराकर बोले। तेरी नानी तुझे बहुत याद करती है। नाना के जुमले पर वो एकदम उदास हो गया। क्या करूं नाना, इतने दिनों से गांव आने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन यहाँ काम समझने की वजह से बिल्कुल फुर्सत नहीं मिल रही। इंशाल्लाह बहुत जल्द नानी के पास जाऊंगा। हाशिर काफ़ी बेबसी से अपनी मजबूरी बताते हुए बोला। तो पहले दिल जमी से अपना काम सीख ले, फिर आ जाना, नाना उसे तसल्ली देते हुए बोले। इसी स्ना में अरमान साहब भी आ गए, जो बहुत तपाक से मिले। मान हाशिर को रमशा का ख्याल आया। इतवार का दिन होने की वजह से वो घर पर मौजूद थी। वो सरद से वहाँ से उठा, रिमशा की कमरे की तरफ आया। कुछ देर नॉक करने के बाद रिमशा ने नींद से जागकर अपनी मूंदी मूंदी आंखों से एक दरवाज़ा खोला तो हाशिर को सामने देखकर वो चौंक सी गई। क्या हुआ हाशिर, एनी प्रॉब्लम? वो मेरे नाना और मामा गांव से आए हैं, हाशिर जल्दी से बोला। ओ अच्छा, मैं अभी फ़्रेश होकर आती हूँ, वो खुशदिली से बोली, जो उसकी तबीयत का खासा थी। सुनो रमशा, अगर तुम्हारे पास शलवार कमीज़ हो तो उसे पहन लेना। हाशिर का अंदाज़ कदरे लजाजत आमेज़ था। वार्डरोब की तरफ जाती रमशा को बेसाख्ता हंसी आ गई। ओके तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ। हाशिर कुछ मुतमईन सा होकर वापस पलट गया, लेकिन जब रिमशा उनके सामने आई तो उसका दिल चाहा कि अपना सर पीट ले। उसके कहने पर वो शलवार सूट पहन तो आई थी, लेकिन जिस ढंग से वो सूट सिला हुआ था उसे देखकर नाना ने फ़ौरन निगाहें नीची कर लीं, जबकि अब्रार मामू काफ़ी हैरत से उसे देख रहे थे। फिर अगले ही पल वो फिर नज़रें झुका गए। इंतहाई चुस्त स्लीवलेस कमीज़ जो घुटनों से काफ़ी ऊंची थी, उस पर तंग सी शलवार पहने हुए गनीमत था कि दुपट्टा एक तरफ डाला हुआ था। रिमशा को देखकर अरमान साहब भी खफीफ से हो गए। वो इंतहाई खुश अखलाकी से उनसे मिली। मुलाजमा ने उसके फ़ोन आने की इतला दी तो वह एक्सक्यूज़ करके बाहर चली गई, जबकि हाशिर ने अपना कब का रुका हुआ सांस उसके जाने के बाद इत्मीनान से खारिज किया। हाशिर, आज हमें रात को खालिद एंड सन्स की पार्टी में जाना है, तुम तैयार रहना। वहाँ मैं तुम्हारा तारुफ कुछ अहम लोगों से करवाऊँगी। सुबह नाश्ते की टेबल पर रमशा अपने साबका अंदाज में बोली। अरमान साहब की तबीयत कुछ नासाज थी, लिहाजा वो अपने कमरे में आराम कर रहे थे। पार्टी में जाना ज़रूरी है क्या? हाशिर काफ़ी बेजारी से बोला। ओह हाशिर, तुम इतने बोर इंसान क्यों हो? ज़िंदगी हमें सिर्फ एक बार मिलती है, इसे ज़िंदा दिली से जीना चाहिए, ना कि तुम्हारी तरह एक बोझ की तरह। ना ज़्यादा हंसो, ना ज़्यादा बोलो, ना घूमो फिरो, बस घर से ऑफिस और ऑफिस से घर। वो एक बार फिर स्टार्ट ले चुकी थी। हाशिर का सर दुखने लगा। ओके भाई, मैं चलूँगा, लेकिन अभी तो सुकून से नाश्ता करने दो, वो चिढ़कर बोला तो एकदम रमशा ज़ोर से हंस दी। रमशा, तुम्हें आस्तीनों से कोई ख़ास किस्म की परखाश है? गाड़ी में मोड़ काटते हुए हाशिर ने उसके उरियां बाजू देखकर पूछे बिना न रह सका, जिसके जवाब में रिमशा खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, मामा ने हमेशा स्लीवलेस ही ड्रेस पहनाए हैं, लिहाजा अब आदत हो गई। यह अंदाज़ बिल्कुल बेपरवाह था। हाशिर ने फिर मज़ीद कोई बात नहीं की, वही इधर उधर की बातें करती रही। पार्टी का माहौल देखकर हाशिर चकरास आ गया, जहाँ असमत के तसव्वुर को पुराना फैशन समझकर बिल्कुल फरामोश किए लड़कियाँ इंतहाई बेबाक लिबास ज़ेबतन किए अपने हुस्न की नुमाइश कर रही थी, जिनका नारा आज़ादी है, ऐसी आज़ादी जो औरत को उसके मकाम से गिराकर उसे पाताल से भी ज़्यादा नीचे पहुंचा दे, ऐसी आज़ादी जो उनकी नुस्वानियत को दो कौड़ी का कर दे। मर्दों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती ये लड़कियां बड़े फ़ख्र से अपने आप को आज के दौर की पुरएतमाद लड़कियां कहती हैं। क्या आज़ाद निस्वा का मफ़हूम ये है कि औरत चिराग खाने की बजाय शमा महफिल बन जाए? अपनी निस्वानियत और शमो हया को देख के अनूसी और फरसुदा ख्यालात समझ कर तर्क कर दे। ऐसी औरतों ने कितना गलत मतलब लिया है आज़ादी निस्वा का।
रिमशा को देखकर कई चेहरे उसकी पजीराई के लिए आगे बढ़े। रिमशा ने इंतहाई खुशदिली से उसका तारुफ करवाया, लेकिन हाशिर ने किसी से भी ठीक से बात नहीं की। उसे यहाँ के माहौल में सख्त घुटन महसूस हो रही थी। क्या हुआ हाशिर, तुम एंजॉय नहीं कर रहे? रिमशा ने उसके चेहरे पर उलझन बेजारी के रंगों को देखते हुए इस्तफसार किया। रिमशा, मुझे यहाँ बहुत वहशत हो रही है, तुम प्लीज़ यहाँ से। हेलो रिमशा, कैसी हो? हाशिर की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक एक खुश शक्ल सा लड़का रिमशा के पास आकर इंतहाई जोश से बोला, आई एम फाइन बॉबी, तुम ठीक हो? रिमशा उस लड़के के साथ पूरी तरह बातों में महव हो गई तो हाशिर अपने आप को मिसफिट महसूस करके वहाँ से चला गया और वसीलान की एक तरफ बनी मस्तूया आबशार से गिरते पानी को देखने लगा। उसने यूं ही एक निगाह रिमशा की तरफ देखा तो जैसे उसका खून खौल उठा। वही लड़का जिसका नाम शायद बॉबी था, जिन नज़रों से रिमशा के सरापे को देख रहा था उसे सख्त मुश्तइल कर गया था। कुछ भी था, रिमशा उसके पापा की बेटी थी। बातों ही बातों में बॉबी ने बड़ी सहूलत से अपना हाथ रिमशा के कंधे पर रखा तो जैसे हाशिर दहकते हुए अलाव में गिर गया। जोश गैरत से चेहरा तमतमा उठा। वो इंतहाई तेज़ कदमों से रिमशा के पास पहुंचा और कुछ कहे बगैर उसका हाथ पकड़कर उसे एक तरफ ले गया। रिमशा हाशिर के इस तर्ज अमल पर हैरान सी हो गई। एनी प्रॉब्लम हाशिर, तुम ठीक तो हो? हाशिर की सुर्ख अंगारा आंखें देखकर वो मुतफिकराना अंदाज में बोली तो हाशिर जैसे फट पड़ा। अभी और इसी वक्त घर चलो। लेकिन हाशिर, मैंने कहा ना कि अभी और इसी वक्त घर चलो। तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं कि तुम गैर मर्दों से किस अंदाज में मिल रही हो? तुम नहीं जानती कि हमारे मज़हब में औरत का मर्दों के साथ इस तरह मेल जोल रखना कितना गुनाह है। तुम लड़की अपने जिस्म की यूं सरेआम नुमाइश करके ये समझ रही हो कि एक दुनिया फतह कर ली। उसने रिमशा को भी घसीट लिया। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम लड़कियां अपना कितना नुकसान कर रही हो? ये गिद्धनुमा मर्द अपनी हरीसाना निगाहों से तुम्हें शटअप हाशिर, ये क्या उलफुल बक रहे हो? रिमशा इंतहाई तैश के आलम में उसकी बात कत्ते करके सख्त मगर धीमी आवाज़ में बोली। कुछ लोग उनकी तरफ मतवज्जा भी हो गए थे। तुम एक बीमार जहनीत के हामिल एक तकियानुसी मर्द हो। तुम्हारी खुद की सोच ही ख़राब है, इसलिए तुम्हें यहाँ हर कोई बुरा नज़र आ रहा है। ओके तुम यहाँ ठहरो, मैं जा रहा हूँ। इंतहाई गुस्से से कहकर वो सरस से पलचा और लंबे लंबे डग भरता चला गया, जबकि रिमशा वहाँ खड़े होकर अपने आप को कंपोज करने लगी। रिमशा हाशिर से बहुत सख्त खफा थी। 3 दिन से दोनों के दरमियान बातचीत बिल्कुल बंद थी। हाशिर ने भी उससे बात करने की कोशिश नहीं की थी। चौथे दिन बॉबी साहब बनफ़्से नफीस चले आए। रिमशा बहुत तफाक से उससे मिली। इत्तफाक से हाशिर भी घर पर ही था। अरमान साहब से लैक करने के बाद वो रिमशा से बोला, रिमशा मैं तुम्हें आउटिंग पर ले जाने के लिए आया हूँ। हाशिर ने बेसाख्ता रिमशा की जानिब देखा जो ये सुनकर खुश हो गई। हाउ नाइस, मैं भी घर में बहुत बोर हो रही थी, मैं कपड़े चेंज करके अभी आती हूँ। ये कह के वो अपने कमरे की जानिब मुड़ी और फिर कुछ ही देर बाद वो परस झिलाती बॉबी के हमरा चली गई, जबकि हाशिर उसे तासुब से देखता रह गया। पापा, आप रिमशा को मना क्यों नहीं करते? इस तरह किसी अजनबी के साथ यूँ अकेले जाना दुरुस्त नहीं। वो अरमान साहब से इस्तफसार किए बिना नहीं रह सका। क्या करूं बेटा, मैं बहुत मजबूर हूं। जिस सोसाइटी से हमारा ताल्लुक़ है वहाँ ऐसी बातें मायूब नहीं समझी जाती, लेकिन सच तो ये है कि मुझे भी रिमशा का ये अंदाज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मैं उसका सगा बाप होता तो उस पर सख्ती करके उसे रोकने की कोशिश करता, और फिर ऐसी बातें तो माएँ अपनी बेटियों को समझाती हैं, जबकि आलिया ने उसके बरक्स उसकी इंतहाई आज़ादाना खतूत पर परवरिश की है। अगर रिमशा की परवरिश सोबिया की गोद में होती तो आज वो ऐसी नहीं होती। अरमान साहब थके थके अंदाज में बोले, लेकिन बेटा रिमशा मुझे बहुत अजीज़ है, वो बहुत भोली और मासूम लड़की है। वो इस बात से नावाकिफ़ है कि लड़कियों की इज़्ज़त आप गिनने से भी ज़्यादा नाजुक होती है, जिसकी हिफाजत के लिए उन्हें हर कदम बहुत संभल कर उठाना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे ये सब समझाओ। अरमान साहब फ़ौरन ज़रा हिचकिचा कर बोले, पापा आप फिक्र मत कीजिए, मैं रिमशा को समझाने की कोशिश करूँगा। वो तसल्लिया मेज़ लहजे में बोला तो अरमान साहब ने उसे ममनून निगाहों से देखकर आहिस्तगी से मुस्कुरा दिए। रात को वो लाउंज में बैठा रिमशा का इंतज़ार कर रहा था कि तकरीबन 11 बजे के करीब वो गुनगुनाती हुई अंदर दाखिल हुई। हाशिर को यहाँ बैठे देखकर वो चौंके बिना न रह सकी। रिमशा इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाशिर की नरम आवाज़ पर उसे नाचार रुकना पड़ा। बोलो क्या बात है? अंदाज खफा खफा सा था। ब्लू जीन्स पर मस्टर्ड कलर का शर्ट कुर्ता पहने नाराज़ सी सूरत लिए वो उसे बहुत मासूम सी लगी। आई एम सॉरी, उस दिन मैंने तुम्हें बहुत हर्ट कर दिया। हाशिर सुलझो अंदाज में बोला तो एकदम रिमशा की नाराज़गी भाप की तरह उड़ गई। उफ, मैं इतने दिन से इंतज़ार कर रही थी कि कब तुम मुझे सॉरी बोलोगे। वो खिलखिलाती हुई उसके पास आकर बोली तो हाशिर उसकी सादगी देखकर मुस्कुरा दिया। पता है हाशिर, आज बॉबी ने मुझसे क्या कहा? वो कुछ सोचते हुए बोली। क्या कहा बॉबी ने? वो ज़रा मुतजब होकर बोला। बॉबी ने आज मुझे प्रपोज़ किया। हाशिर ने रिमशा के चेहरे पर कुछ खोजना चाहा, लेकिन रिमशा के चेहरे पर कोई भी ख़ास रंग नज़र नहीं आया। क्या बॉबी को तुम पसंद करती हो? हाशिर ने इस्तफसार किया। बॉबी मेरा अच्छा दोस्त है, लेकिन मैंने उससे शादी के बारे में कभी नहीं सोचा। वो संजीदगी से बोली तो हाशिर एक गहरी सांस भर के रह गया। रिमशा, मर्द और औरत कभी एक दूसरे के दोस्त नहीं होते, और ख़ुसूसन बॉबी जैसे लड़के जो हमेशा किसी नई कली की तलाश में रहते हैं।
हाशिर की बात पर रिमशा ने उसे कदरे नाराज़ी से देखा। बॉबी ने मेरे साथ कभी मिसबिहेव नहीं किया। तुम बहुत गलत सोचते हो हाशिर, वो कदरे ज़िद होकर बोली। मैं गलत नहीं सोचता, बल्कि तुम गलत समझती हो। तुम समझती हो कि बॉबी जैसे लोग तुम्हारी जहानत, तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारी शख्सियत से मुतासिर होकर तुम्हारे आगे पीछे मंडलाते हैं, जबकि हकीकत तो ये है कि वो कुछ कहते कहते रुक सा गया। क्या हकीकत है? वो उसे फहमाइशी निगाहों से घूरते हुए बोली। देखो रिमशा, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। तुम एक अच्छी लड़की हो, लेकिन मर्दों की खसलत से अनजान हो। एक अच्छी और शरीफ लड़की को मर्दों से एक फासले में रहकर गुफ्तगू करनी चाहिए। हाशिर मुदब्बराना अंदाज में बोला। लेकिन मेरे साथ आज तक किसी ने बदतमीज़ी नहीं की, वो अपनी बात पर जोर देते हुए बोली। मर्द को अपना रूप बदलने में देर ही कितनी लगती है, वो झुंझलाकर बोला। फिर अपने लहजे को नम बनाते हुए मजीद गोया हुआ। ये ज़िंदगी औरत के लिए दोधारी तलवार की मानिंद है कि अगर उसका ज़रा सा कदम भी फिसला तो उसकी हस्ती बेमोल हो गई। लिहाजा उसे अपना हर कदम बहुत मोहतात अंदाज में उठाना चाहिए। तुम समझ रही हो ना हाशिर, मैं बहुत थक गई हूँ और इस वक्त मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है, वो बेचारगी से बोली। तो हाशिर बुरी तरह सुलग कर रह गया। इतनी देर से वो शायद खुद ही बोलकर खुद ही समझ रहा था। नतीजा ढाक के 3 पात ही निकला। ओके, फिर जाओ, जाकर सो जाओ, वो इंतहाई चिढ़कर बोला। नाराज़ हो गए वो अपनी नींद से बोझल गुलाबी आंखें उसकी आंखों में डालते हुए बोली। हाशिर एक पल में ही निगाह चुरा गया। तुम्हें मेरी नाराज़गी की इतनी परवाह क्यों है? मुझे किसी को भी नाराज़ करना अच्छा नहीं लगता। ये कहते हुए उसने अपना हाथ हाशिर के बाजू पर रखा। मैंने तुमसे अभी अभी क्या कहा था कि मर्दों से एक फासले में रहना चाहिए? वो उसका हाथ हटाते हुए झंझला कर बोला। ओह हाशिर, यू आर टू मच, रमशा सुलग कर बोली और उठकर अपने कमरे में चली गई, जबकि हाशिर ने थककर अपना सर हाथों में गिरा लिया। बॉबी की आमदोरफ्त आजकल ज़्यादा ही बढ़ गई थी। रिमशा भी अपना ज़्यादातर वक्त उसके साथ गुजारने लगी थी। हाशिर को डर था कि कहीं बॉबी जैसा शातिर इंसान रिमशा की सादगी का कोई फ़ायदा ना उठा ले। रिमशा, क्या तुम बॉबी के साथ सीरियस हो? एक दिन हाशिर ने उसे घेर लिया, जिसके जवाब में रिमशा ने उसे इंतहाई शिकवा किना निगाहों से देखा। वो तो सिर्फ हाशिर की तवज्जो हासिल करने के लिए बॉबी के साथ इतना मिक्स हो रही थी। शायद हाशिर को मेरी ज़ात में कोई दिलचस्पी नहीं है, ये सोच रिमशा को आज़रदा कर गई। तुम्हारा क्या ख्याल है, मुझे उसके साथ सीरियस होना चाहिए? वो उल्टा उससे सवाल कर बैठी। मेरे ख्याल में बॉबी जैसा लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। हाशिर के मुंह से ये अल्फाज सुनकर यकदम खुशगुमान सी हुई, लेकिन उसके अगले जुमले ने ही उसकी खुशगुमानी पर ठंडा पानी डाल दिया। पापा ने अपने दोस्त के बेटे को तुम्हारे लिए पसंद किया है, अगर तुम कहो तो। व्हाट? मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। इस बात पर रमशा का रद्द-ए-अमल खासा जारहाना था। हाशिर चुप सा हो गया। अंकल से कह दो कि मेरे लिए कोई लड़का नहीं देखें, और रही बॉबी के साथ मेरे घूमने की फिरने की बात, तो ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम्हें दखल अंदाजी करने की ज़रूरत नहीं। वो रुखाई से बोली। कितना कठोर है ये शख्स, जिसे मेरे दिल की भी ज़रा सी भी परवाह नहीं। उसके दिल ने दुहाई दी। ठीक है, तुम्हारा जो दिल चाहता है वही करो। हाशिर को भी अच्छा खासा गुस्सा आ गया। ये कहकर वो पलट गया, अरमान साहब के कमरे में चला गया, जबकि रिमशा वहीं पर मर्दा सी बैठी रह गई। अरमान साहब के एक पुराने दोस्त अपनी फैमिली के साथ उनकी मिजाज पुरसी के लिए आए थे। साथ में उनकी बेटी अबीहा भी थी। रस्ट कलर के शलवार सूट में दुपट्टा सलीके से ओढ़े वो बड़ी तमकनत से रिमशा के साथ बातों में मसरूफ़ थी। उस पर मज़ाद, उसकी नशिस्तों बर्खास्त का तरीका उसे बहुत पुरवकार बना रहा था। काश रिमशा भी ऐसी हो जाए, हाशिर ने बेसाख्ता सोचा, जबकि रिमशा अपने साहब का लिबास में उसके साथ खुशगपियों में मसरूफ़ थी। रिमशा ने हाशिर को खामोश बैठा देखा तो उसे भी बातों में शामिल कर लिया। बातों ही बातों में हाशिर को पता चला कि अबीहा ने भी इकनॉमिक्स में मास्टर्स किया है, तो दोनों रिमशा को छोड़कर मुल्क की मईशत से मुतल्लिक़ गुफ्तगू करने लगे। रिमशा निखट्टू सी बनी, कभी हाशिर को देखती तो कभी अबीहा को। हाशिर उसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया। अबीहा में महव था। रिमशा को यकलख्त अपनी इंसल्ट का एहसास हुआ। वो खामोशी से ड्राइंग रूम से निकलकर किचन में आगे, जहाँ खानसामा मेहमानों के लिए खाना तैयार कर रहा था। वो यूं ही फ्रिज खोलकर अंदर झांकने लगी कि उसी दम हाशिर चला आया। क्या हुआ, तुम वहाँ से उठकर क्यों आ गई? हाशिर ने उससे इस्तफसार किया तो वो सुलग सी गई। तुम्हें कैसे एहसास हो गया कि मैं वहाँ से चली आई? तुम तो अबीहा में ऐसे गुम थे जैसे उसके सिवा कमरे में कोई दूसरा मौजूद ही नहीं। वो फ्रिज का दरवाज़ा बंद करते हुए चटक कर बोली तो एकदम हाशिर मुस्कुरा दिया। ओह, तो इसका मतलब है कि तुम अबीहा से जेलस हो रही थी? वो उसे छेड़ते हुए बोला। मैं भला क्यों होने लगी उससे जेलस? वो जज्बुज़ होकर बोली।
ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि जब आप अगर सामने वाले को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दे तो उसे बुरा तो लगेगा। वो अपनी सफाई पेश करते हुए बोली, वैसे बिया बड़ी ज़हीन और समझदार लड़की है, तुमने देखा उसकी शख्सियत कितनी पुरकशिश है। हाशिर उसे मज़ीद सुलगाने की गर्ज से बोला, नतीजा हस्बे तवक्को निकला। तो जाओ उसके पास जाकर बैठो, यहाँ मेरे पीछे क्यों चले आए? वो तड़क कर बोली, मैं तुम्हारे पीछे थोड़ी आया था, मैं तो पानी पीने आया था। हाशिर फ्रिज खोलते हुए मुस्कुरा कर बोला, रमशा की तो जैसे तन बदन में आग सी लग गई। वो पैर पटकती हुई किचन से बाहर चली गई, जबकि हाशिर के कहकहे ने उसे मज़ीद ज़िज कर दिया। हाशिर काफ़ी हद तक बिजनेस का सेटअप समझ चुका था। अब वो नाना नानी से मिलने गांव जाना चाह रहा था, जिनसे वो सिर्फ टेलीफोन पर बातचीत करता था। कई दिनों से उन सबकी याद उसे बहुत सता रही थी, लेकिन बिजनेस की मसरूफियत के बायस वो चाहकर भी वक्त नहीं निकाल पा रहा था। रमशा का लास्ट सेमेस्टर शुरू होने वाला था, लिहाजा वो अपनी तमाम सरगर्मियों को भुलाए पढ़ाई में मसरूफ़ थी। अमान साहब चाहते थे कि उनकी ज़िंदगी में ही रमशा का घर बस जाए। अपनी ख्वाहिश का इजहार वो हाशिर से कर बैठे थे, जो उनके तमाम मसाइल को हल कर देता था। लेकिन पापा, रमशा तो शादी का नाम भी सुनना पसंद नहीं करती। हाशिर कुछ सोचते हुए अरमान साहब से बोला, रमशा में काफ़ी बचपना है, लेकिन मैं उसे मना लूँगा। मैंने उसके वालिदैन से भी बात की थी, उन्होंने भी रजामंदी दे दी है कि कोई अच्छा सा लड़का देकर उसकी शादी कर दूँ। अरमान साहब ने हाशिर को देखते हुए बोले, उनकी दिली आरज़ू थी कि हाशिर रमशा से शादी कर ले, लेकिन अपने दिल की बात नोके ज़ुबान पर लाने की वो हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। मेरे दोस्त इफ्तिखार ने अपने बेटे के लिए रमशा का हाथ मांगा है। मैं चाहता हूँ कि तुम इफ्तिखार के बेटे से मिल लो, ये देख लो कि वो हमारी रमशा के लिए सूटेबल है। अरमान साहब की बात पर हाशिर ने उन्हें कदरे चौंक कर देखा। ओके पापा, मैं उससे मिल लूँगा, वो सपाट सी आवाज़ में बोला। उस वक्त हाशिर के अंदर बिल्कुल खामोशी सी छाई हुई थी। दिल में रमशा की शादी का सुनकर कोई एहसास नहीं उभरा था। उस समय उसे अपनी कैफियत हर जज्बे से आरी लगी। हाशिर कंप्यूटर ऑफ करके सोने की गर्ज से कमरे की लाइट ऑफ करने ही वाला था कि मान रमशा नॉक करके अपने साबका अंदाज में अंदर आ गई। हाशिर का दिल चाहा कि अपना सर पीट ले, ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती। वो दिल में पेचताब खाकर बोला, हाशिर मुझे नींद नहीं आ रही, तुम प्लीज़ मेरे साथ बातें करो। आज उसका आखिरी पेपर था। पेपर देकर आने के बाद वो जब बिस्तर पर गिरी तो भी 2 घंटे पहले ही उठी, लिहाजा अब दोबारा नींद आने का तो सवाल ही पैदा नहीं था। उस वक्त रात के 12 बज रहे थे। कायनात की हर शय रात की स्याही में डूबी हुई थी। हर तरफ सकूत था, गोया हर जानदार चीज़ महवे आराम थी। हाशिर रमशा को यूं रात के अपने कमरे में चले आने पर लताड़ने ही वाला था कि अचानक एक ख्याल जहन में कूदा, जिस पर उसने फौरी तौर पर अमल करने का फ़ैसला किया। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही, हाशिर ने कहा, और वो मुतजिब सी हो गई, क्योंकि हाशिर जल्दी सोने का आदी था। बस तुम्हारे बारे में सोच रहा था। अब की बार लहजे के साथ साथ निगाहें भी बदली हुई थी। रमशा ने जो ही हाशिर की तरफ देखा, वो पहली बार चौंकी। हाशिर, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हाशिर की खुमार आलूद निगाहें बड़ी बेबाकी से उसके चेहरे का तवाफ़ कर रही थी। वो कदरे सटपटा कर बोली, क्यों, देखने पर कोई पाबंदी है क्या? वो बोझल सी आवाज़ में बोला तो रमशा नर्वस सी होकर अपने चेहरे पर आई बालों की लटों को कान के पीछे अड़सने लगी, लेकिन अगले ही पल वो शशदर सी रह गई। तुम खुले बालों में बहुत खूबसूरत लगती हो, ये कहकर हाशिर ने हाथ बढ़ाकर उसके बालों से कैचर उतार दिया। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, वो बज़ाहिर लापरवाही से बोली, लेकिन अपनी आवाज़ का खोखलापन उसने साफ महसूस किया। ये क्या, अभी आई और अभी जा रही हो? ये कहते हुए हाशिर ने अपने दोनों हाथों से उसके बाजों को थामा, और आज पहली बार वक्त के इस लम्हे में उसे इदराक हुआ कि मर्द क्या है, उसकी फितरत सरश्त क्या है, तन्हाई में उसका असल रूप क्या है। और उस समय उसके औरत होने की हिस्स ने उसे शिद्दत से ये बावर कराया कि बिना किसी शरई रिश्ते के तन्हाई में एक मर्द की कुर्बत कितना बड़ा तूफ़ान ले आती है। एक औरत की असमत, उसकी नस्वानियत का भरम उसकी सबसे कीमती दौलत होती है, जिसकी हिफाजत वो अपनी जान से भी ज़्यादा करती है। औरत की इज़्ज़त का आबगीना जो पानी के बुलबुले से भी ज़्यादा नाजुक होता है, जो ज़रा सी ठेस लगने पर अपना वजूद ही खो बैठता है। पाकीज़गी का भरम क्या होता है, उसे आज सब कुछ मालूम होता चला गया, और आज पहली बार उसे एक मर्द से बेतहाशा खौफ आया। हाशिर, छोड़ो मुझे, वो लरसती आवाज़ में वो मुश्किल बोली। ओ कम ऑन रमशा, ये तुम दकियानुसी लड़कियों की तरह क्यों घबरा रही हो? तुम एक मॉडर्न लड़की हो, ये सब तुम्हारे लिए मुश्किल तो नहीं? और फिर ये झिझकना, शर्माना तो पुराने वक्त की बातें हैं। आज के दौर की लड़कियां तो इस बात को मायूस नहीं समझती, और फिर तुम भी तो आज के दौर की मॉडर्न लड़की हो। रमशा को लगा जैसे हाशिर ने उसे गाली दी हो। इश्तियाल की एक तेज़ लहर ऊद आई थी। उसने इंतहाई नफरत से हाशिर के हाथों को झटका था। मैंने तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकले? अरे शर्म तो मुझे अपने आप पर आ रही है कि मैंने तुम जैसे घच्चा इंसान से मोहब्बत की। रमशा के उन अल्फाज पर हाशिर ने इंतहाई चंबे से उसे देखा। हाँ हाशिर, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी थी, इसलिए मैं वो भी के साथ तुम्हारे सामने आती जाती थी कि शायद तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए कोई ख़ास जज्बा हो जिसका इजहार तुम मुझसे कर दो। वो इंतहाई दुख से बोली, लेकिन तुमने
मेरी मोहब्बत के साथ मेरे एतमाद की भी धज्जियाँ बखेर दी। तुम क्या समझे कि अगर मैं मॉडर्न कपड़े पहनती हूँ तो मर्दों से बातचीत कर लेती हूँ तो अपनी नुस्वानियत को तुम्हारे कदमों में ढेर कर दूँगी? नो नेवर मिस्टर हाशिर अरमान। ज़माना चाहे कितना ही बदल जाए लेकिन औरत साथ पर मुतय्यन करदा असूलों ज़ाब्तों पर तब्दीली तो दूर की बात, उसमें तरमीम की भी कोई गुंजाइश नहीं निकलती। वो रंधी हुई आवाज़ में बोलती हुई जाने को मुड़ी थी कि यकदम हाशिर की आवाज़ उभरी। जब यही सारी बातें मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता था तुम्हारे सर पर से गुजर जाती थी। वैसे तो तुम मुझसे भी ज़्यादा अच्छी बातें करती हो। हाशिर उसे सताइशी निगाहों से देखते हुए अपने साबका अंदाज में बोला, जबकि रमशा उसे वापस अपनी जोन में आता देखकर हक्का बक्का देखती रह गई। आई एम सॉरी रमशा, मैंने तुम्हारे अंदर सिर्फ यही एहसास जगाने के लिए ये ड्रामा किया ताकि तुम ओ यू शट अप। रमशा उसकी बात दरमियान में ही कता करके चिल्ला उठी, तुम्हें ये किसने हक दिया कि तुम मेरे साथ ऐसे उल्टे सीधे ड्रामे करो? उसे शदीद किस्म का जहनी धचका लगा था जिसके ज़ेरो असर वो अभी भी थी। आई हेट यू हाशिर, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। वो ये कहकर रोती हुई उसकी साइड से निकलती चली गई। चंद सानियों तो हाशिर गुमसुम सा खड़ा रह गया। रमशा की आंसू से बुरी तरह डिस्टर्ब कर गए। कुछ देर तो वो यूं ही खाली जहन खड़ा रहा, फिर ये सोचकर कि उसने अपने आप को तसल्ली दी कि उसने ये सब रमशा की भलाई के लिए किया है। मैं उसे जल्द ही मना लूँगा, वो खुद से बोला। फिर सोने की गर्ज से बिस्तर पर आंखें मूंद कर लेट गया। आज इस बात को तीसरा दिन था लेकिन रमशा एक बार भी हाशिर के सामने नहीं आई। कहीं रमशा ने मुझे गलत तो नहीं समझ लिया? ये सोच की लहर उसके जहन के साहिल से टकराई तो वो मुस्तरब सा हो गया। वो उसे खुद से ही जाकर मनाने का अभी सोच ही रहा था कि उसी पल आबिद मामू का गांव से फ़ोन आ गया। अम्मा की तबीयत ठीक नहीं, तुम फ़ौरन पहुंचो। मामू का पैगाम सुनकर ही हाशिर के तो जैसे हाथ पाँव ही फूल गए थे। वो सख्त हवास बाख्ता सा हो गया था। अरमान साहब ने उसका हौसला बांधा। वो भी हाशिर के साथ गाँव जाना चाहते थे लेकिन डॉक्टर ने उन्हें सफ़र करने से मना कर रखा था। फिर वो उसी शाम रमशा से मिले बिना ही गाँव चला गया। नानी का ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक शूट कर गया था लेकिन शुक्र था अब उनकी तबीयत काफ़ी संभल गई थी। हाशिर जब से यहाँ आया था नानी की पायंती से लगा बैठा था और अंदर से सख्त नादिम हो रहा था कि बावजूद चाहने के वो एक बार भी नानी से मिलने नहीं आ सका। हाशिर पुत्र, चल तू भी आराम कर ले, कल से यूं ही बैठा हुआ है। नाना हलावत अमेज़ लहजे में बोले। नहीं नाना, आप जाकर सो जाइए, मैं यहीं बैठा हूँ। मान जा मेरे बच्चे, अब ये नेक वक्त सुबह ही उठेगी। सुबह ताज़ा दम होकर तो खूब उससे बातें कर लेना, पर अभी जाकर सो जा, कितना थका हुआ लग रहा है। नाना से चमकारते हुए बोले तो नाचार हाशिर को उठना पड़ा। अपने कमरे में आकर इंतहाई थकन महसूस करते हुए वो अपने बिस्तर पर ढह गया। जो ही अपनी बोझल पलकों को उसने बंद किया तो छम से रिमशा का खफा सा चेहरा निगाहों के पर्दे पर लहरा गया। हाशिर के होंठों पर बड़ी दिलावेज मुस्कुराहट दर आई तो रिमशा साहिबा, आप मेरे ख्वाबों में चली ही आई, वो सरशारी से खुद से बोला। फिर उस रात हाशिर की आंखों ने सिर्फ रिमशा के ख्वाब देखे। एक हफ्ता गांव में रहकर वो सरशार सा वापस आया तो मालूम हुआ कि पिछली रात अरमान साहब की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी लेकिन अब वो पुरसकून नींद सो रहे थे। लेकिन हाशिर तो जैसे सख्त परेशान सा हो गया। वो बचपन से ही अपने बाप के प्यार को तरसा था। उसकी ज़ात की बंजर ज़मीन ना जाने कितने अरसे से बाप के प्यार की बारिश की मुंतज़िर थी और जब तवील इंतज़ार के बाद ये प्यार की बारिश उसकी बंजर ज़मीन पर बरसी तो जैसे उसे ज़िंदगी सी मिल गई। अब वो हरगिज़ नहीं चाहता था कि ये बारिश उससे दूर चली जाए और वो बाप की शफ़क़त से महरूम हो जाए। शाम को अरमान साहब की आंख खुली तो हाशिर बेख्तियार सा होकर उनके सीने से लिपट गया। हाशिर बेटा, मैं अब ठीक हूँ। अरमान साहब का दिल बेटे की इस वालेहाना मोहब्बत को देखकर निहाल हो गया और आंखों में नमी आ गई। पापा, अब आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगे? ये कहकर हाशिर खुद पर काबू ना पा सका और रो दिया। अरमान साहब को लगा जैसे किसी ने उनका दिल मुट्ठी में भींच लिया हो। नहीं जाऊंगा मेरे बेटे, तुम्हें छोड़कर अब नहीं जाऊंगा। वो खुद भी हाशिर के साथ रो दिए। बदगुमानी के तमाम बादल छट चुके थे, मतलब बिल्कुल साफ था। रमशा मिलन का ये मंजर देखकर भीगी पलकों से मुतमईन होकर मुस्कुरा दी। दरवाजे की नॉक की आवाज़ पर वो अपने ध्यान से चौंकी बेसाख्ता। उसने घड़ी की जानिब देखा जहाँ सुइयाँ 10:30 बजे का ऐलान कर रही थी। यस की आवाज़ पर हाशिर को अपने कमरे में दाखिल होते देखकर उसे 100 वॉट का करंट लगा। तुम इस वक्त, और वो भी मेरे कमरे में? वो इंतहाई तहय्युर के आरम में बोली। आना पड़ा, वरना तुम तो मुझे बात करने का कोई मौका ही नहीं दे रही थी। वो इंतहाई दिलकशी से मुस्कुराते हुए बोला। बराए मेहरबानी आप इसी वक्त मेरे कमरे से चले जाइए। वो काफ़ी रुखाई से बोली। ठीक है, मैं लॉन में जा रहा हूँ, तुम भी वहीं आ जाओ। ये कहकर वो ये जा वो जा। रमशा कलस कर रह गई, हुक्म देकर चला गया। मैं कोई उसकी गुलाम, मुझे थोड़ी चली जाऊँगी, रमशा खुद से बोली। फिर कमरे में इधर उधर चक फेरियाँ लगाने लगी।
जाकर देखूं तो वो मुझसे क्या कहना चाहता है। रिमशा की इस सरगोशी पर उसका दिल बड़ी शरारत से मुस्कुराया, लेकिन रिमशा ने दिल की मुस्कुराहट को यकसर नज़रअंदाज कर दिया। बोलिए, क्या कहना है, वो इजलत आमेज़ अंदाज में बोली। अब तक नाराज़ हो, हाशिर इंतहाई गंभीर लहजे में बोला। पर्पल एंड पिंक कलर के इम्तजाज के शलवार सूट में दुपट्टा सलीके से ओढ़े वो बहुत पुरवकार और प्यारी लग रही थी। हाशिर रिमशा का ये रूप देखकर मसरूर सा हो गया। रिमशा प्लीज़ मेरा यकीन करो, वो सब मैंने तुम्हारी आंखें खोलने के लिए किया था। मैं जानता हूँ कि तुम्हें सख्त जहनी धचका लगा होगा, लेकिन इसके सिवा मेरे पास कोई और चारा नहीं था। आई एम सॉरी रिमशा, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। हाशिर अपनी सफाई पेश करते हुए बोला तो रिमशा एक गहरी सांस भर के रह गई। जानते हो हाशिर, उस समय उस पल तुमने मेरे ऊपर बहुत से राजों को मुनकशिफ कर दिया था। निस्वानियत का भरम क्या होता है, औरत का असल मकाम क्या होता है और इज़्ज़त के शफाफ आईने की हिफाजत कैसे होती है, वो सब तुमने मुझे बताया, जिससे शायद हर वो लड़की अनजान है जो अपने आप को आज के दौर की एक मॉडर्न लड़की समझती है, या फिर मर्दों से बराबरी करने के चक्कर में इन सब चीज़ों को लपेट कर या आउट ऑफ फैशन समझकर एक तरफ डाल देती है। अल्लाह ताला ने जो मकाम औरत को दिया है, जितनी आज़ादी उसके लिए मुख्तस की है, वो बिल्कुल सही है। और अगर कोई औरत अपने मुतय्यन करदा मकाम से हटने या उसे दी हुई आज़ादी की हदूद से आगे निकलने की कोशिश करेगी तो वो मिट्टी से भी ज़्यादा हकीर और अदना हो जाएगी। वो निगाहें झुकाए आहिस्तगी से बोलती चली गई। हाशिर उसे हनूस सुने गया और फिर इस हकीकत को जान लेने के बाद मुझे बॉबी की निगाहों का मफ़हूम बखूबी समझ में आ गया। इमरान साहब की बेतहाशा तारीफ़ों के पसे पर्दा उनका असल मकसद मालूम हो गया। मिस्टर सलमान अहमद जो मेरी जहानत और काबिलियत को हमेशा सराहते थे, सताइशी अल्फाज की आड़ में वो जिस बात का इशारा करते थे, मुझे सब पता चलता गया और इतना अरसा अपनी इस बेखबरी पर मुझे सख्त गुस्सा आया। हाशिर, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी आंखों से गफलत की बेखबरी की पट्टी जल्द ही उतार दी। रिमशा के इन अल्फाज पर वो मुतमईन सा होकर मुस्कुरा दिया। लेकिन तुमने मुझे बहुत तंग किया, इसके लिए मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। यकलक रिमशा ने अपनी टोन बदली थी जब हाशिर उसे यूं अचानक रंग बदलता देखकर थोड़ा सा हैरान हो गया। अभी तो तुम कह रही थी कि तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो, हाशिर उसे याद दिलाते हुए बोला। उफ़ हो भाई, उस बात के लिए नाराज़ नहीं हूँ, बल्कि दूसरी बात के लिए नाराज़ हूँ। वो काफ़ी झुंझला कर बोली। अच्छा, कौन सी बात के लिए नाराज़ हो? हाशिर मुस्कुराती नज़रों से उसे बगौर देखता हुआ बोला। तुम मेरे लिए रिश्ता क्यों ढूंढ रहे थे और मुझसे ये क्यों पूछ रहे थे कि रिमशा, क्या तुम बॉबी से सीरियस हो? वो उसकी नकल उतारते हुए बोली। अपने बारे में नहीं पूछ सकते थे? वो रवानी में बोल गई। बाद में एहसास हुआ तो खफीफ सी हो गई, जबकि हाशिर कहका लगाकर हंस दिया। हाशिर, मैं आज बहुत खुश हूँ कि तुमने अंकल को सच्चे दिल से माफ़ कर दिया। रिमशा संजीदगी से बोली तो हाशिर भी संजीदा हो गया। जानते हो, मैं तुम्हारा नाम बचपन से ही सुनती आ रही थी। हाशिर ने इस बात पर उसे बेहद चौंक कर देखा और फिर वो सब कुछ बताती चली गई कि किस तरह अरमान साहब आलिया बेगम की ज़िद के आगे मजबूर हो गए। अपने बेटे से मिलने की धड़प में वो कैसे घुट घुट कर ज़िंदगी गुजार रहे थे। हाशिर तमाम हकीकत जानकर गुमसुम सा खड़ा रह गया। उसे अपने बाप पर उस समय बेतहाशा प्यार आया और उस लड़की पर भी जिसने उसके बाप का हर घड़ी साथ दिया। चलो छोड़ो इन पुरानी बातों को और अब मुझे मनाओ। वो हाशिर को संजीदगी की कैफियत से बाहर निकालने के लिए शोखी से बोली। अब अगर मैं तुम्हें मनाऊं तो फिर से खफा मत हो जाना। वो इंतहाई मानी खेज निगाहों से उसे देखते हुए दिलकशी से मुस्कुराते हुए बोला। मैं चलती हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। वो उससे कतराकर अंदर की जानिब भागी तो हाशिर ज़ोर से हंस दिया, जबकि रात की स्याही में अपनी उजली उजली रोशनी बिखेरता चाँद उन दोनों को मुस्कुराते देखकर खुद भी मुस्कुरा दिया। हाँ जी, तो फिर कैसा लगा आपको ये नावल? यहाँ इसका इख्तिताम होता है। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।